Hi guys, welcome back to my channel Excel Studies with Mahima Mishra, and I am here with yet another video of our UGC NET series. So here I'm covering all the units as per the syllabus given by UGC NET official website. Whatever the syllabus says, I'm covering all those topics for you through these videos where you can come and revise with me. Okay, so now let's just start with our very first thing. Okay, so the very first thing we have here is scope and sources of finance. So the scope of business finance basically refers to the process of raising, managing and utilizing funds efficiently in business activities. मतलब business में funds को raise करना, उठाना, manage करना और सही तरीके से यूटिलाइज करना ताकि बिजनेस जो है वो अच्छे से रन करे, वही बिजनेस फाइनेंस का स्कोप होता है. इट कवर्स एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स. मतलब कि आपके बिजनेस को कितने फाइनेंशियल इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, ये बिजनेस फाइनेंस के थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हैं. आपकी जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड होगी उसको पता लगाने में काम आता है. देन raising of funds, selecting appropriate sources, equity, debt, रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा. मतलब कि आपको किन सोर्सेज से अपने बिजनेस में जो है वो फंड लेके आना है, उस सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. इट कुड बी इक्विटी, डेप्ट और व्हाटएवर यू चूज टू. फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टिंग इन एसेट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब आप वहाँ एसेट जो भी, मतलब आप जिस भी तरीके का फंड है उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे सही तरीके से, मतलब सही इन्वेस्टमेंट और ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना जहाँ से आप प्रॉफिटेबली उसको निकल पाए, उस पैसे को निकाल पाए. ठीक है. फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब मॉनिटरिंग कॉस्ट, रिटर्न, कैपिटल एफिशिएंसी. मतलब आपके बिजनेस में कितना कॉस्ट लग रहा है उसको मॉनिटर करना, और जो भी आपने पैसा लगाया है उसमें से आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, और आपका कैपिटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है. दैट इज ऑल्सो द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ओके. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फाइनेंस. मेजरली वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ फाइनेंस. पहला होता है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जो कि मेजरली आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर पीरियड लेसर देन और इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है. और ये होता है आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए. ठीक है. वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को फंड करने के लिए, उसको आप वर्किंग कैपिटल नीड्स कहेंगे. और आप ये पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, बेसिकली आप ट्रेड क्रेडिट, मतलब आप जिनसे ट्रेड कर रहे हैं उनसे क्रेडिट में ही ट्रेड कर सकते हैं इनिशियली. बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब करके आप जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस अक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. फिर है आपका मीडियम टाइम फाइनेंस, जो बेसिकली फाइनेंस जो आपको रिक्वायर्ड हो 1 to 5 years के लिए. ठीक है. ये आपको प्रॉबेबली लग सकता है फॉर रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, कुछ रिन्यूएशन करना है. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज लाइक अ more amount of money than your short term finance, but not as much as equivalent to fixed capital investment. ठीक है. अब इसके सोर्सेज हो सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लीजिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से भी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो एक कंपनी को या फर्म को रिक्वायर्ड होता है फॉर द पीरियड मोर देन 5 ईयर. ठीक है. ये बेसिकली फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और इनको आप अक्वायर करने के लिए सोर्सेज यूज करने पड़ता है आपको. आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग, इन सब के थ्रू जो है वो अपना जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उनको अक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वी हैव लीज फाइनेंसिंग. ठीक है. लीज फाइनेंसिंग क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. लीज क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनर गिव्स द राइट टू यूज एन एसेट टू अनदर पार्टी. तो जो ओनर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरी पार्टी को देता है. तो जो ओनर होता है उसको हम लेसर बोलते हैं, और जिसको पार्टी दी है उसको लेसी बोलते हैं. इन एक्सचेंज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, मतलब कि एक पीरियड फिक्स होता है और उस पीरियड के लिए आपको लेसर को पे करना होता है, एंड दैट पीरियड कुड वैरी. ठीक है. वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, फॉर मेनी ईयर्स हो सकता है, ये सब कुछ होता है. ठीक है. तो बेसिकली रेंट kind of a situation, but in a more structured, specified and longer duration kind of a situation is there, so that is a lease. Okay.
अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ लीज होती हैं, वो देख लेते हैं हम। पहला है आपकी ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म लीज होती है, ठीक है, जिसमें ओनरशिप जो है वो लेसर के पास ही रहती है, और जो मेंटेनेंस है उस प्रॉपर्टी की वो भी लेसर को ही करनी होती है, ठीक है। और इसमें लेसी जो है वो अपना बस जो भी उसका रिक्वायर्ड टाइम है या उसको जो भी उस प्रॉपर्टी पे करना है, हिल डू दैट, लेकिन ओनरशिप और मेंटेनेंस जो है वो लेसर ही करके देता है, ठीक है, एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म लीज, ठीक है। फिर आती है आपकी फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। इसमें लेसी जो है वो सारे रिस्क और रिवॉर्ड बेयर करता है, ठीक है। मतलब लेसर जिसका वो प्रॉपर्टी है, ओनर, उसने आपको बस प्रॉपर्टी दे दी है, नाउ ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी रिलाइज इन योर हैंड, ठीक है। और फाइनेंशियल लीज जो है वो नॉन कैंसिलेबल होती है, मतलब आप उसको बीच में कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक मतलब आपको फंड की जरूरत है, तो आपने कोई अपना एसेट उठा के बेच दिया, ठीक है, और उसी प्रॉपर एसेट को आपने वापस से लीज कर लिया है जिसको आपने बेचा है उसी से, ठीक है, तो उसको सेल एंड लीज बैक कहते हैं। तो बेसिकली होगा ये कि आपने आपका एक कोई सा भी फैक्ट्री था, वो आपने किसी को बेच दिया, ठीक है, फॉर 80 lakhs और समथिंग, और वापस उससे वही सेम फैक्ट्री जो है वो लीज पे ले ली, ठीक है, गिविंग देम लाइक प्रॉबेबली 10 lakh a year और whatever, ठीक है। सो दिस इज सेल एंड लीज बैक। फिर है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज का मतलब होता है कि लेसर बोरोज अ मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका लेसर है वो क्या करता है, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवरेज लीज एक स्पेशल टाइप का लीज होता है जिसमें तीन पार्टीज होती है। पहला आपका होता है लेसर, दूसरा होता है आपका लेसी, और तीसरा होता है आपका लेंडर या फिर फाइनेंसर, ठीक है। तो जो लेसर होता है, ओनर होता है, जो एसेट प्रोवाइड करता है पर वो पूरा पैसा खुद नहीं लगाता, ठीक है। और लेसी जो है, जो एसेट यूज करता है और लीज रेंट देता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक लेंडर आता है जो एसेट खरीदने के लिए पैसा देता है, ठीक है, लोन देता है। और बेसिकली होता ही है कि सोचो आपको एक बड़ा मशीन चाहिए पर पैसे कम है, ठीक है, तो लेसर मशीन, जो भी आपका लेसर है या ओनर है, वो मशीन खरीदना चाहता है पर उसके पास भी फुल पैसे नहीं है, तो लेसर बैंक से लोन लेता है, ठीक है। यही लेंडर होता है आपका, वही आपका लेंडर हो सकता है, बैंक या फाइनेंशियल जो भी है, ठीक है। तो वो उससे लोन लेता है और मशीन को लीज यूज करता है और रेंट देता है। तो बेसिकली लेवरेज लीज मतलब कि जो लेसर है उसके पास खुद बहुत सारा पैसा नहीं है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको ओन करने के लिए, तो वो एक प्रॉपर्टी खरीदता है विद द हेल्प ऑफ लेंडर या फिर फाइनेंशियल, वो कोई भी हो सकता है, बैंक वगैरह, और फिर उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे देता है जहां से उसको रेंट मिल रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली लेसर लीज एसेट का मेजर पार्ट लोन से फाइनेंस करता है, इसलिए इसे लेवरेज्ड लीज बोलते हैं, ठीक है। लेवरेज का मतलब है बोरोड मनी का यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो नो ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू लीजिंग एन एसेट, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं क्योंकि लीज रेंटल्स जो है वो डिडक्टेबल होते हैं। फिर फास्टर एक्सेस टू मॉडर्न एसेट्स। बहुत बारी ऐसा होता है कि यू डोंट हैव एक्सेस टू एवरी सिंगल एरिया। अगर आपको कोई बिजनेस प्राइम लोकेशन पे खोलना है तो यू कैन लीज इट रादर देन बाइंग इट, इट विल सेव लॉट ऑफ मनी। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग इन ऑपरेटिंग लीज। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग लीज का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एसेट लीज की बैलेंस शीट पर शो नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसे ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एसेट बाय करते हो तो एसेट आपकी बैलेंस शीट में शो होता है, साथ ही अगर लोन लिया है तो लाइबिलिटी पे शो होता है। बट ऑपरेटिंग लीज में आप एसेट खरीदते नहीं, सिर्फ यूज करते हो, तो एसेट आपकी बैलेंस शीट पर अपीयर नहीं होता, आप सिर्फ लीज रेंट को एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट इसको बहुत लाइटली दिखाता है, नो एसेट्स नो लाइबिलिटी, और जो आपका डेट रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि लोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। ये जो है आपको कॉस्टली पड़ सकता है लॉन्ग रन में। प्रॉबेबली आप जितना लॉन्ग रन में लीज पे स्पेंड करोगे शायद आप उतने में वो एसेट एक्चुअली में अक्वायर कर लेते हैं। Then no ownership right, no matter how many time you're allowed to use that property or asset for, but at the end of the lease you're not the owner, that will go back to the original owner, ठीक है। And in many of the lease you have very limited accessibility and flexibility with the property and asset you acquired, ठीक है। चलिए चलिए आप देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट फंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो मिनिमम रिटर्न जो कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स से अर्न करना ही होगा ताकि कंपनी का मार्केट वैल्यू बना रहे और कंपनी को आगे फंड्स मिलते रहे, ठीक है। अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंपनी को इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना मिनिमम प्रॉफिट लाना पड़ता है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली कंपनी को अलग अलग सोर्सेज से पैसा मिलता है और हर सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ मतलब अगर आप डेट अक्वायर कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या होएगा, ये वो कॉस्ट है जो कंपनी लोन लेने पर पे करती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है KD इज इक्वल्स टू I1 माइनस T, ठीक है। अब यहाँ पे I जो है वो इंटरेस्ट रेट है और T जो है आपका टैक्स रेट है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आप कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस जो भी आपके टैक्स रेट है वो, ठीक है। अब लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है टैक्स के बाद कितना एक्चुअल कॉस्ट बनता है वही कॉस्ट ऑफ डेट होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स डिडक्टेबल होता है इसलिए कॉस्ट थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इज लाइक बेटर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो बाकियों से शायद थोड़ा कम होता है एंड ऑल्सो इज डिडक्टेबल, तो इसलिए आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी फिक्स डिविडेंड देती है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है KP इज इक्वल टू DP अपॉन PO। इसका मतलब ये है कि DP का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड और PO का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो बेसिकली डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट। आपको जितना भी डिविडेंड देना है और उसकी जितनी भी प्राइस है आप उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कैसे निकालेंगे हम, तो वैसे तो इसके बहुत सारे मॉडल होते हैं, हमारे पास एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, ये देखते हैं हम। तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न फिक्स नहीं होता पर उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कॉस्ट निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल दिया है यहाँ पे स्लाइड में दैट इज KE इज इक्वल टू D1 अपॉन PO प्लस G, ठीक है। ये बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे जो D1 है दैट इज योर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर नॉट राइट नाउ, ओके। और PO जो है वो करंट प्राइस ऑफ शेयर है, मतलब ये PO यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी सेम है आपका, ठीक है। जैसे ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी PO सेम है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी PO सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिविडेंड देख रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, अभी का नहीं है, ठीक है। प्लस उसके साथ आप ऐड करेंगे ग्रोथ रेट, तो जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इवन इफ आई हैव नॉट गिवन यू एवरी सिंगल डिटेल इन स्लाइड आई एम स्पीकिंग अबाउट इट, तो आप साथ साथ में लिखना चल सकते हैं। और अगर इन पे आगे मेरे को टाइम मिला तो मैं एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बनाऊंगी हाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए, इक्विटी होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड और प्लस ग्रोथ यही है कि मतलब यही है जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसी को कहते हैं हम, ठीक है। कि डिविडेंड जो भी आप उनको दे रहे हैं प्लस ग्रोथ जितनी भी हो रही है उसमें इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। फिर अगला है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मतलब कि रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी बार बार इन्वेस्ट करती है इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि कंपनी जो है वो आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अनडिनायबल हैं उनको पे करके और कॉस्ट ऑफ कभी कभी कॉस्ट बोलिए इक्विटी रोक लेती है या बाकी सारी चीज़ें रोक लेती है और उसको री इन्वेस्ट करती है। बट इसकी भी कॉस्ट होती है क्योंकि शेयर होल्डर्स डिविडेंड मिस कर देते हैं तो वो बाद में तो उसका कॉस्ट लेंगे इवन इफ दे आर मिसिंग दैट कॉस्ट राइट नाउ बट दे आर सपोज टू बी पेड एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, तो उसको ही हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल्स टू योर KE जो हमने ऊपर निकाला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के पास इंटू 1 माइनस T इंटू 1 माइनस C। तो यहाँ पे जो 1 माइनस T है दैट इज योर टैक्स रेट एंड 1 माइनस C है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट एसेंशियली इक्विटी की कॉस्ट जैसी होती है बट अलॉन्ग विद द टैक्स रेट एंड कॉस्ट ऑफ इशू। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग वो अमाउंट हो गया जो आप शेयर होल्डर्स को अभी बांट नहीं रहे हैं और री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी जो कॉस्ट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज एट सम मोमेंट यू आर सपोज टू गो बैक एंड पे देम इंटायर थिंग, ठीक है। अगला है हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। कंपनी के पास तीन मेजर सोर्सेज होते हैं। पहला होता है आपका इक्विटी, दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा होता है आपका डेट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि इन सब का एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे हम टोटल कर देंगे तो निकलेगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है WACC EVKE प्लस PVKP प्लस DVKD इंटू 1 - T। ठीक है, अब यहाँ पे जो V है, ठीक है, जो आपका V दिया हुआ है नीचे, दैट इज इक्वल्स टू E प्लस P प्लस D। मतलब आपका जो आपने शुरू से आखिर तक में ये जो भी निकाला है ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, इनकी जो भी कॉस्ट है, इनको जब हम टोटल कर देंगे तीनों को, तो दैट इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, और वी इज योर टोटल कैपिटल, क्योंकि आपने सब कुछ उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, बाकी के ई आपको पता है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के पी आपको पता है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड के डी आपको पता है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट, एंड 1 - T इज योर 1 - टैक्स रेट। ठीक है, ईपीडी यू नो दैट इज योर इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि मिनिमम रिटर्न कंपनी मस्ट अर्न, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब डिविडेंड अपॉन प्राइस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी है आपके। ठीक है, और उसको हम इस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के थ्रू we're calculating it out. Then cost of retained earning is equity cost adjusted, which you're not giving right now, but at some moment you have to. And WACC is combined cost of all sources. Okay, fine, let's move forward. फिर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज का 1 रुपये फ्यूचर के 1 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि आज का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे इंटरेस्ट रिटर्न्स कमा सकते हो। तो मनी ग्रोज विद टाइम, इसलिए टाइम का पैसे पर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिससे हम जो है वो पैसे का जो कीमत आज है और जो फ्यूचर में होगा उसके बीच का डिफरेंस जो है वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहले आपका फ्यूचर वैल्यू, तो आज का पैसा फ्यूचर में कितना होगा। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, FV इज इक्वल्स टू PV मल्टीप्लाई बाय 1 + R n²। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो PV है आपका, व्हाट इज दैट, PV इज योर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं पीवी को यहाँ पे। ठीक है, और आर जो है आपका वो इंटरेस्ट रेट है, एंड एन इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो आप जितने भी ईयर्स का फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू को 1 + इंटरेस्ट रेट एंड स्क्वायर्ड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल के लिए आप निकालना चाहते हैं, इस पे रख के यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, आज का पैसा फ्यूचर में बढ़कर कितना हो जाएगा, ये आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर का पैसा आज के हिसाब से कितना वर्थ है। मतलब यहाँ पे आप निकाल रहे हो कि 100 रुपए आज के टाइम का फ्यूचर में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज ऑपोजिट ऑफ दैट, कि कल का 100 रुपए आज के टाइम में क्या वैल्यू रखता है। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला है। अगर आप पीवी को यहाँ लेके आएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ट्रांसपॉन्ड होगा तो एफ वी यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R, विच इज योर अगेन इंटरेस्ट रेट स्क्वायर्ड बाय एन। ठीक है, एन जो भी है आपका नंबर ऑफ ईयर्स, वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो फ्यूचर का पैसा डिस्काउंट करके आज की रियल वैल्यू में कितना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है एन्युटी। एन्युटी इज इक्वल्स टू इक्वल पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जैसे EMI, SIP, पेंशन, ये सब कुछ। ठीक है, जब भी आप कुछ रेगुलर इंटरवल पे कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। इट कुड बी वेरियस थिंग, जैसे अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब अगर आप अपने एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी। ठीक है, वो देख लेते हैं, A × 1 - 1 + R -n/R। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है आपका दैट इज योर इंटरेस्ट रेट एंड N इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और सेम चीज अगर आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, तो यू विल डू एवरीथिंग टुगेदर, लाइक हियर फ्रॉम इनिशियली 1 माइनस की जगह आप सीधे 1 + R n² करेंगे, यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं है, एंड देन यू विल डू -1 लेटर एंड अपॉन इंटरेस्ट रेट। ओके,
चलिए अब फिर आगे एक और चीज़ आती है, ठीक है, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो पीवी है एन्युटी की, फ्यूचर में मिलने वाले बार बार इक्वल पेमेंट्स की आज की वैल्यू क्या है, दैट इज़ योर पीवी। और उसके बाद जो आपका एफवी है जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट इज़ योर हर साल बार बार इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में कितना अमाउंट बनेगा, दैट इज़ योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, फिर आते हैं परपेचुइटी पे। परपेचुइटी इज बेसिकली एन्युटी दैट गोज ऑन फॉर एवर, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनफाइनाइट टाइम तक आप जिसकी पेमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर बेसिकली, ठीक है। ए मतलब जो भी आपका अमाउंट है अपॉन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पे भी ए का मतलब इज योर अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट इज ए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट व्हाटएवर। चलिए अब ये जो हमेशा मिलने वाला फिक्स्ड अमाउंट की आज की वैल्यू क्या है, उसको परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको सुपर सिंपल समरी दूँ इसकी, ठीक है, तो बेसिकली आज का पैसा फ्यूचर से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। एफ वी इज़ योर आज का पैसा फ्यूचर में कितना होगा, पी वी इज़ योर फ्यूचर का पैसा आज कितना वैल्यू रखता है, एन्युटी इज़ योर रेगुलर पेमेंट्स, ठीक है, जो भी आप रेगुलर पेमेंट्स करते हो पी की प्रेजेंट वैल्यू का या फिर फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। परपेचुइटी इज योर फॉरएवर पेमेंट्स की आज की वैल्यू, मतलब जो आप हमेशा पे करने वाले हो उनकी आज की वैल्यू कितनी है, उसको परपेचुइटी बोलते हैं। ओके, या चलिए अब देखते हैं व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपनी अपने टोटल फंड्स को कैसे अरेंज करती है, कितना पैसा लोन या फिर डेट और कितना पैसा ओनर या फिर इक्विटी से लेकर बिजनेस चलाती है, उसको ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय अ फर्म टू फाइनेंस इट्स एसेट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डेट प्लस इक्विटी मेक्स योर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी के पास 100 करोड़ कैपिटल है और उसमें से 60 करोड़ लोन है और 40 करोड़ इक्विटी है, तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो 60-40 का होगा। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली नीचे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए हैं जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है आपका कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी, मतलब कि जो अगर लोन लेना चीप है इक्विटी से, तो आप उस मोमेंट पे ज्यादा डेट कंसिडर करेंगे क्योंकि दैट यू कैन अक्वायर फॉर चीपर। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर इक्विटी चीप हो तो कंपनी इक्विटी ज्यादा यूज करेगी, राइट। अगला है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर एज अ बिजनेस ओनर आप क्या चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, विल यू बी एबल टू यू नो डिसॉल्व योर इक्विटी अलोंग विथ रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, तभी जाके आप इक्विटी पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट उठा पाएंगे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू गिव ओनरशिप टू द अनदर शेयर होल्डर हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना जो क्या कंट्रोलिंग पावर है उसको आप इतना डिसल्यूट मतलब क्या डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो उस मोमेंट पे यू विल चूज मोर ऑफ डेट सो दैट यू कैन हैव मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल इन योर बिजनेस। ओके, फिर अगला होता है बिजनेस रिस्क। रिस्क बेसिकली होता है कि डेट लेने से रिस्क बढ़ता है क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स होता है और पेमेंट करना ही पड़ता है आपको। तो अगर कंपनी रिस्की बिजनेस करे तो लो डेट रखेगी सो दैट दे डोंट हैव द कांस्टेंट प्रेशर टू रीपे द डेट एंड द इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम मार्केट कंडीशन पे। मार्केट कंडीशन मतलब कि मेजरली अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो एक बुल मार्केट होता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो एक्साइटेड होते हैं इक्विटी इशू करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे इक्विटी बुल मार्केट सिचुएशन में इक्विटी इशू करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू बेयर मार्केट। तो बेयर मार्केट में बेसिकली इक्विटी डिमांड लो होती है, तो वहाँ पे लोग मोस्टली डेट प्रेफर करते हैं बिकॉज दैट इज ईजियर टू रेज। ठीक है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है और डेट इक्विटी रेज करना है, तो उस मोमेंट में मार्केट की कंडीशन कैसी है, दैट विल आल्सो अफेक्ट योर कैपिटल स्ट्रक्चर। देन वी हैव कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन से बेसिकली कंपनी के पास रेगुलर कैश इनकम होगा और वो इजीली डेट रीपे कर सकती है अगर उनका कैश फ्लो बढ़िया है तो। लेकिन अगर कैश फ्लो वीक हो तो इक्विटी ज्यादा यूज करेगी बिकॉज ऑफ अगेन द सेम साइकिल ऑफ पेइंग द टैक्स सॉरी द इंटरेस्ट फॉर डेट एक्सेट्रा। तो इसलिए कैश फ्लो पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो दे कैन ऑप्ट फॉर डेट, बट इफ इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग देन इक्विटी मस्ट बी अ गुड चॉइस एट दैट मोमेंट। ऑल्सो ग्रोथ रेट, अगर कंपनी इनिशियल स्टेज पे ग्रो करने के, so obviously at that moment neither they can afford to repay the debt
or the interest, and also they'll be requiring heavy amount to be invested into business to grow it properly. तो उस मोमेंट पे वो इक्विटी प्रेफर करेंगे सो दैट उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाए. लेकिन अगर बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर चुका है तो उस टाइम पे आप डेट ले सकते हैं, क्योंकि यू विल हैव इनफ स्टेबिलिटी टू पे बैक द डेट. एंड ऑल्सो आपका बहुत इनिशियल स्टेज नहीं चल रहा है वेर यू वांट हैवी, प्रॉबेबली आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़े, लेकिन आप स्टेबल बिजनेस के साथ डेट जो है वो ज्यादा इजीली रीपे कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रोइंग बिजनेस. ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो पहला यहाँ पे जो थ्योरी है दैट इज योर नेट इनकम अप्रोच थ्योरी. चलिए आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन वेरी शॉर्ट. तो बेसिकली एनआई अप्रोच जो है, नेट इनकम अप्रोच, इनके जो प्रोपोनेंट है वो डेविड ड्यूरेंट करके थे. इफ इट्स नॉट रिटन देयर तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज लिखिए. डेविड ड्यूरेंट प्रपोज्ड नेट इनकम अप्रोच थ्योरी. ठीक है, और एनआई अप्रोच कहता है कि लाइक मोर ऑफ डेट, लाइक व्हाटएवर अमाउंट ऑफ डेट यू हैव इज बेटर, क्योंकि डेट चीप होता है, इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी कम होती जाती है. और जब वो कम होता है, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता है, तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है. ठीक है, सिंपल लाइन में बताऊं तो आप डेट बढ़ाओ जिससे आपकी कॉस्ट कम हो और आपकी फर्म की वैल्यू बढ़े. ठीक है, ये नेट इनकम अप्रोच कहती है. लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड दैट इज आल्सो प्रपोज्ड बाय डेविड ड्यूरेंट ओनली. सो एनओआई अप्रोच इज टोटली ऑपोजिट टू एनआई अप्रोच, और ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा डेट या इक्विटी ले लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट ही रहती है. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, फर्म वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी. ठीक है, चलिए अगली हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसके प्रोपोनेंट जो हैं, जो भी मतलब मोस्ट पॉपुलर हैं या जनरली जाने जाते हैं, इज एजरा सोलोमन. ठीक है, EZRASOLOMON, एजरा सोलोमन. प्लीज लिखिएगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो. और फिर बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच एक मिडिल पाथ है. ये बोलता है कि थोड़ा डेट लेने से फर्म की वैल्यू बढ़ती है, पर बहुत ज्यादा डेट रिस्की हो जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है. इसलिए कंपनी शुड मेंटेन अ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम. ठीक है, तो डेट का बैलेंस मिक्स जो है वो बेस्ट होता है. मतलब यू आर नॉट सपोज टू टोटली डिपेंड ऑन डेट और इक्विटी, but you should have a balance of both. Like if you'll have more of debt, then the risk factor in your business will increase, because of which people will not agree enough to put their capital in your business. So इसलिए you're just supposed to have the mix of both. ठीक है, जो भी आप like moderate use of debt minimizes overall cost of capital. Okay, now coming to the last, which is our approach, Modigliani and Miller approach. The proponents are Franco Modigliani and Merton Miller are their full names. And there are two cases. They have proposed the theory with two cases. First is without taxes. So without taxes they say, मतलब ये बोलते हैं कि capital structure doesn't matter. ठीक है, सेम एज एनओआई है यहाँ पे, मतलब वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन प्रॉफिट्स, नॉट डेट और इक्विटी मिक्स. तो अगर आप टैक्सेस नहीं देख रहे हैं तो फिर तो ये अप्रोच जो है वो बिल्कुल एनओआई की तरह है. वो बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररिलेवेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जितना प्रॉफिट कमाते हैं और आप जितनी आपकी फर्म की वैल्यू है वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, डेट और इक्विटी के मिक्स पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, लेकिन अगर एक उनका दूसरा भी केस है जहाँ पे आप कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो जब टैक्स इंक्लूड करते हैं तो इंटरेस्ट पर टैक्स शील्ड मिलता है. मतलब आपको जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर आपको टैक्स नहीं लगता, दस टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट. तो इसलिए मोर डेट अगर आप लेंगे तो आपको मोर टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए आपकी फर्म की वैल्यू जो है वो स्लाइटली हायर हो जाएगी. ठीक है, तो दे आर सिंपली सेइंग कि अगर आप टैक्स इग्नोर करते हो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप टैक्सेस इंक्लूड करके देखोगे तो आपको टैक्स पे शील्ड मिलेगा, आपको टैक्स नहीं पे करना होगा, जिसकी वजह से जो आपकी फर्म की वैल्यू है वो हायर हो जाएगी. ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,
which is capital budgeting decision. ठीक है, अब capital budgeting decision क्या होता है ये देख लेते हैं. Capital budgeting involves evaluating and selecting long term investment projects that yield benefits over several years. मतलब कि ऐसा capital budgeting decision लेना जिससे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपको उसके बेनिफिट्स जो हैं वो सेवरल ईयर्स तक मिलते रहें. ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप प्रॉपर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो आपको एक लंबे समय तक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का इंश्योरेंस रहता है. ठीक है, इन एंड देन इट अवॉइड्स ओवर एंड अंडर इन्वेस्टमेंट. ना ही आप इफ यू आर डूइंग इट विद राइट मेजर्स यू नॉट एंड अप डूइंग इट ओवर एंड अंडर. ओके, so you'll be like true to what you're required to do. ठीक है, then it increases shareholders wealth. Obviously if you're doing it correctly it will eventually add to the shareholders wealth. Okay, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स, जो कि बेसिकली आपकी पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स. ये बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स होती हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता. मतलब फ्यूचर का पैसा और आज का पैसा एक ही वैल्यू पे लिया जाता है. तो पहले हमारे पास है पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली हमको ये बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में वापस रिकवर हो जाएगा. ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो. मतलब अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका एनुअल कैश फ्लो जो है वो 1 लाख है तो इन 5 years यू गोना गेट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. ओके, ये इजी टू कंप्यूट होता है बट इग्नोर्स टाइम वैल्यू एंड कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड. मतलब कैश फ्लो जो है पे बैक पीरियड के बाद का इसमें हम जो है कैलकुलेट नहीं करते एंड ऑब्वियसली इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर जनरेट कर रहा है. ठीक है, मतलब एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ठीक है, बेसिकली अगर बोलूँ तो प्रोजेक्ट से हर साल कितने अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट का कितना % है ये ARR दिखाता है. ठीक है, दिस इज अ सिंपल मेथड लेकिन ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है. कैश फ्लोज लाइक दिस डज नॉट लुक आफ्टर कैश फ्लोज. ओके, there are some limitations with ARR which are is obviously doesn't looks for time value of money and accounting profit फ्यूचर कैश जनरेट करेगा या नहीं ये आइडिया नहीं देता हमको. ठीक है, या चलिए नाउ विल सी साइंटिफिक टेक्निक्स विच आर ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग मेथड्स. सो यहाँ पे बेसिकली डिस्काउंटिंग का मतलब है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड. आज का पैसा कल के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है इसलिए फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, इसके लिए वी हैव वेरियस टेक्निक्स अगेन. सो द वेरी फर्स्ट वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली प्रोजेक्ट से जुड़ी सब फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है. फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस किया जाता है तो वी गेट द present like net present value of your investment. ठीक है, so the formula is CFT upon 1 plus R. ठीक है, into T minus I. So basically CFT here is your cash flow at time. ठीक है, आपके पास जितना भी कैश फ्लो एट टाइम दैट इज CFT एंड R इज योर डिस्काउंट रेट. ठीक है, अब इसको डिसीजन रूल कैसा लिया जाता है NPV के साथ. अगर net present value is greater than 0 then accept the project. If it is lesser than 0, you know, if NPV is lesser than 0 then you can reject, and if NPV is equals to 0 at that moment you can have an indifferent decision. ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट फ्यूचर में जितना कमाएगा उसकी आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट इज गुड. ठीक है, सो इन दैट मैटर एक्सेप्ट व्हेन योर NPV इज मोर देन 0. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR. बेसिकली इसमें वो डिस्काउंट रेट जिसमें प्रोजेक्ट का NPV 0 हो जाता है. मतलब हम वो कैलकुलेट करते हैं जिसमें NPV इज 0
ठीक है। और IRR इज बेसिकली प्रोजेक्ट की एक्चुअल अर्निंग पावर, ठीक है। IRR बेसिकली शोज यू द एक्चुअल अर्निंग पावर ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे डिसीजन रूल ये होता है कि इफ योर IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन एक्सेप्ट इट। बेसिकली योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न whenever it is more than your cost of capital you can accept the investment। जितना भी आपको कैपिटल जनरेट करने के लिए कॉस्ट लगा है, अगर उससे ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए, बट इफ इट इज लेसर देन यू कैन रिजेक्ट इट, ठीक है। or like you're supposed to reject it as a firm, ठीक है। Next we have profitability index, which is PI. So basically this means present value of cash inflows divided by initial investment, और इसको हम calculate भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। present value of cash inflows upon initial investment, and again when it is more than one, project is good, when it is less than one it is not good, and then again if it is equal you can have a डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर हैविंग एट दैट मोमेंट, ठीक है। अब अगर बोला जाए तो हर एक इन्वेस्टमेंट बदले कितना रिटर्न में, मतलब हर एक के इन्वेस्टमेंट के बदले कितना रिटर्न मिल रहा है आपको, वो प्रॉफिटेबिलिटी आप इंडेक्स दिखाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मीन्स पे बैक जैसा ही है जैसे हमने पहले देखा, माय बैड जैसे हमने पहला देखा पे बैक पीरियड, वैसे ही डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता है। तो पे बैक जैसे ही है, पर इसमें कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है, ठीक है। और कितने साल बाद डिस्काउंटेड या फिर रियल पैसे से इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो पाएगा। मतलब यहाँ पे जो हम ऊपर अपना जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके डिवाइड करते हैं, रादर देन डूइंग इट लाइक रैंडमली और लाइक हैविंग जस्ट वन पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक रियल एस्टिमेट मिलने का अंदाजा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा समराइज कर दूं तो एनपीवी आज की वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, ठीक है, एंड पॉजिटिव हो तो एक्सेप्टेड। IRR रेट एट विच एनपीवी इज 0, and if your IRR is greater than cost of capital then accept it, it's good. PI is returns per rupee invested basically, and except when PI is greater than 1, ठीक है। and then discounted payback period is basically discounted cash से कितने साल में पैसा रिकवर होगा, it is that, okay। I hope I'm clear with all these methods. Now let's move forward to here I've summed everything together, like the two initially we studied and the later ones, ठीक है। Here these are like distinguished on time value, ease, focus and decision rule. So even if you're not making notes, please take screenshots so that you can remember these. This will basically help you out in your examination. Okay. Next we have working capital management. Working capital management involves managing current assets and current liabilities to ensure smooth day-to-day operations and adequate liquidity, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब कि आपको रोज के काम के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है चाहे जिसकी वजह से आप अपना करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जो है और आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर पाएँ, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके के वर्किंग कैपिटल होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज योर टोटल करंट एसेट। आपके पास जितने भी करंट एसेट्स होते हैं दैट इज इक्वल टू योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल is basically your current assets minus current liabilities, okay। Then you have permanent working capital. Permanent working capital means minimum level required always, मतलब if you have a factory, how much it is requires you in hand of cash to run that factory every day, that is your permanent working capital. Next we have temporary working capital, which is seasonal or fluctuating needs. For example, if you have a snack making industry, so your working capital is basically static throughout the year, so that is a permanent working capital. But near the festivals or Diwali, prior to that, there's some seasonal or fluctuating needs, some extra need of cash at that particular phase, that is your temporary working capital, okay, yeah। Next we have determinants of working capital, like how you get to know how much working capital you'll require. So first thing is nature of business. आपके business का nature कैसा है? Manufacturing needs more working capital as compared to reselling business or etc. ठीक है। Size and growth of business. आपकी business का size कितना बड़ा है? If it is humongous and the work is happening on mega levels or into different branches of factories, then obviously the working capital employed is so much more as compared to cottage industry or
shorter businesses. ठीक है. Then you have credit policy and collection period. If your credit policy is good, you can actually work on credit basis for a longer duration, wherein the cash in hand is required lesser. Okay. And also your collection period. If your collection period is shorter, that means the cash inflow in your business is more likely to, then your collection period is long. Okay. And also like inventory turnover, like how much time it takes you to finish the inventory and get back to the new thing, or like how much time it like it is needed for your business to sell out the inventory, etc., and do the sales. Okay. So if your inventory turnover is actually like really quick, you're gonna get the good cash flow into the business. And if it is longer period, then you need to arrange the working capital for the entire duration your the sale is not taking place. Okay. And then your operating cycle, like how long it is take to operate your business, that is also required to determine what, like how much your working capital should be. ठीक है. Then टाइम बिटवीन ऑल्सो, अभी ऑपरेटिंग साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है. टाइम बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम सेल्स, मतलब जब से आप अपनी बिजनेस में पैसा लगा रहे तब से लेके उस सेम प्रोडक्ट से आपको पैसा कब जनरेट होगा, उस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं. तो इफ द साइकिल इज शॉर्ट, ठीक है, you will might not need a lot of working capital to do to run the entire cycle again and again. But if it is long and it takes a lot of time for you to process and realize the cash from the material you're producing or goods you're producing, then your operating cycle is going to be long, and hence the requirement of working capital will differ from the shorter cycles. Okay, so there's this one formula which is also important from operating cycles perspective, which is raw material period plus work in progress period plus finished goods period plus debtors period minus creditor period. ठीक है, तो you're gonna plus everything minus creditors period is your operating cycle. ठीक है, formula wise. Please try to remember it and write it. You can also expect numerical questions from such small things also. Yeah, next we have approaches to working capital financing, like what are the ways you can finance your working capital with. First is your conservative approach, where they say use long-term funds for both fixed and part of current assets. ठीक है, basically यहाँ पे ये बोल रहे, बेसिकली यहाँ पे कंपनी जो है वो सेफ साइड रहना चाहती है. लाइक हाउ, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मतलब आप लॉन्ग टर्म फंड्स से जो है वो अपना वर्किंग कैपिटल ले आइए, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए आप मोस्टली लॉन्ग टर्म फंड्स ही यूज़ करिए. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन जो है वो यहाँ पे कम लिया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लो रिस्क होता है बट ऑल्सो लो प्रॉफिटेबिलिटी. वाई? बिकॉज कॉस्ट थोड़ी हाई होती है. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो कंपनी ज़्यादा सेफ रहकर लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो यूज़ करती रहती है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव अग्रेसिव अप्रोच. अग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है, कंपनी थोड़ा बोल्ड या फिर रिस्की होती है. ठीक है, हाउ, यहाँ पे जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है आपकी वो पार्टली शॉर्ट टर्म फंड से आती है, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो फुल्ली शॉर्ट टर्म फंड से आती है. मतलब मेजरली जो आपकी परमानेंट और टेम्परेरी दोनों वर्किंग कैपिटल जो है वो मेजरली शॉर्ट टर्म फंड से फंडेड है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज हाई रिस्की, like it has high risk but also has high profitability. ठीक है, अब कंपनी मैक्सिमम काम शॉर्ट टर्म लोन से चलाती है, तो इसलिए हाई रिस्क होता है, तो कॉस्ट लो होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हाई होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव हेजिंग और मैचिंग अप्रोच. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, दिस इज वेरी आइडियल एंड बैलेंस्ड. ठीक है, हाउ इट वर्क इज लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है आपके वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है उसको आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करिए, और शॉर्ट टर्म एसेट्स जो है उनको आप शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करिए. ठीक है, यानी जिस एसेट की लाइफ जैसी हो वैसी ही फाइनेंसिंग हो, तो इससे बैलेंस रिस्क होता है आपके बिजनेस में, बैलेंस कॉस्ट होती है. ठीक है, बस इसके लिए ऑल यू रिक्वायर्ड इज एन एक्यूरेट प्लानिंग. ठीक है, तो जितने टाइम के एसेट है उतने टाइम का लोन लिया जाता है, दैट इज वाई इट एक्ट एज अ परफेक्ट मैच या फिर मैचिंग अप्रोच. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलो नेक्स्ट वी हैव so P here is share price. Okay, and D is your dividend per share, E is your earning per share,
and R is your internal rate of return and K is your cost of equity. So when you'll apply all of this formula, okay, you're gonna get this where your R is either it is more than cost of capital or it is lesser than cost of capital or whatever. Okay, so I hope you understood this whole thing of Walter's model. Okay, next we have Gordon's model and MM's model. The first we'll see Gordon's model. Okay, so here Gordon's model says, गॉर्डन का जो पूरा नाम था वो आपका मायरन गॉर्डन है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन, एंड बेसिकली ही सेड कि शेयर होल्डर को करंट डिविडेंड ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि आज का डिविडेंड फ्यूचर के अनसर्टेन कैपिटल गेन से बेटर है। ठीक है, तो अगर आपको हाई डिविडेंड हो रहा है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, और लो डिविडेंड है आपके पास तो कंपनी की वैल्यू जो है वो कम होती है। ठीक है, अगर हम इसको न्यूमेरिकली देख लें तो it is basically on the it is E1 minus B, which is basically your next year का dividend. ठीक है, and K minus BY, so BR, so K here is your cost of equity and BR is basically your growth rate in dividends. ठीक है, so when you'll calculate all of these things together, basically that is growth rate of dividend along with your retention ratio. तो when you will calculate all of these things together, आप डिविडेंड और ग्रोथ रेट, अगर आपका डिविडेंड और ग्रोथ रेट हाई है तो शेयर प्राइस भी हाई होगा। ठीक है, तो शेयर प्राइस जो है वो डिपेंड होता है डिविडेंड, ग्रोथ रेट और रिक्वायर्ड रिटर्न पर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्ड इन हैंड थ्योरी। ओके, next we have in Modigliani and Miller approach and sorry not approach but actually model, model. ठीक है, तो basically they say dividend policy is irrelevant in perfect capital structure. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इनका ये मतलब है कि डिविडेंड का कंपनी के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, नॉट ऑन डिविडेंड। ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स हैं अगर डिविडेंड चाहते हैं तो वो शेयर्स बेचकर अपना होम मेड डिविडेंड जो है वो बना सकते हैं। एज अ फर्म यू आर नॉट सपोज टू गिव लॉट ऑफ ब्रेन इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड लास्टली दे से अज्यूम नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड परफेक्ट information. Okay, so these are the things which were mentioned by model, like respective to the dividend decision making or dividend distribution. ठीक है, so I hope you understood all the models by so far. Okay, next we have dividend policies. ठीक है, तो first we have stable dividend policies in which fixed dividend per share, like you're giving fixed dividend per share, that is rupees 2 every year, and basically this builds investor confidence because they already had the calculation done with them while investing. ठीक है, then there's constant payout ratio where you'll fix certain percentage of earnings, ठीक है, paid as a dividend. Okay, so basically stable dividend and constant payout basically differs in a manner. Here you have fixed a very particular amount, but here you have given a very fixed percentage depending on the earning whatever you'll have that year, okay, as a dividend to your shareholders. Then you have regular plus extra dividend. So regular dividend each year is already like fixed, plus extra when profits are high. So when a firm's profit are high, you are supposed to give extra dividend to shareholder along with the regular dividend promised for every year. ठीक है, and then no immediate dividend policy. Basically these are the policies which are majorly opted by profits reinvested for growth into company, or basically the companies which are growing right now, where they'll actually take the profit to enhance the stability and growth of the company rather than distributing it to the shareholders. Okay, so I hope you understood the dividend policies thing. Okay, now we have factors affecting dividend policies. या सो व्हाट आर द थिंग्स जिसकी वजह से आपकी डिविडेंड पॉलिसी पे फर्क पड़ सकता है। पहला इज योर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, सेकंड इज योर लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब आपके फर्म में हाउ मच लिक्विड मनी और कैश इज देयर
to be able to pay out your dividends, etc. Then we have future expansion needed. If you require to expand in future, you'll rather put the money back into the business than distributing it among shareholders. Then shareholders preference, if your shareholders are fine with having a lump sum amount later rather than getting it every single year or whatever, so that is also could be there, could be taken into consideration. And next is your taxation policies, like if it is favorable to be able to distribute dividend each year along with the taxation policies currently going on or not, that is also to be taken care of. And then market risk, like whatever is happening in the market should also be seen at the time of dividend distribution. Okay, yeah. So up next we have risk and return analysis. Risk and return analysis का मतलब होता है कि investment decisions are based on the trade off between risk and expected returns. जब भी आप कोई चीज़ invest कर रहे होते हैं तो basically that is a two ways between how risky it is और आप उसमें से कितने return जो है वो expect कर रहे हैं. तो basically the more riskier it is, the more return you can expect from it, and that is how like the investment thing works. ठीक है. So now we are going for types of risk. तो जो पहला risk है वो है systematic risk. Systematic risk का मतलब you can also say that as market risk. ठीक है. तो basically वो risk जो uncontrollable होते हैं मतलब और जो हर firm को affect करते हैं, that is not very industry specific or firm specific, but basically it takes the whole market into consideration और उसकी वजह से सबको ही फर्क पड़ता है, उनको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं. एंड बेसिकली दोज आर अनकंट्रोलेबल एंड अनअवॉइडेबल बिकॉज वो सबके साथ ही हो रहा है. जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो पूरे इकोनॉमी में अगर चेंज होंगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू एज वेल एज अ बिजनेस. इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो पूरी इकोनॉमी में होगा. अगर मार्केट जो भी कंडीशंस है दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर फॉर एवरीवन. एंड देन पॉलिटिकल रिस्क, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एट अ मार्केट लेवल व्हिच विल अफेक्ट everyone equally, that is your market risk. ठीक है. These are measured by beta. ठीक है. You'll just basically measure these risks by beta. ठीक है. Then you have unsystematic risk which are your specific risks. ठीक है. which actually depends on firm or industry or your individual decision making. ठीक है. and can be diversified. As a firm, if you are planned enough to avoid certain kind of risk, you will be able to diversify those kind of risk. Okay. Then we have expected return. What is that? Where basically your probability and basically you calculate the probability of how much return you're gonna get out of any kind of investment you're going for. ठीक है. तो उसको हम expected return बोलते हैं. Okay. Yeah. Up next we have standard deviation. Standard deviation basically measures variability in returns. ठीक है. जितना हायर होता है उतना हायर रिस्क होता है. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो किस तरीके के होंगे. ठीक है. और जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है आपके बिजनेस में. ठीक है. नाउ दस दिस रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इज हायर रिस्क is equals to higher expected returns, whereas portfolio diversification means जब भी आप कभी invest कर रहे हो तो instead of investing every single penny at the same area, you should just diversify your investment so that you can reduce unsystematic risk. मतलब आप at least market risk जो है वो तो avoid कर ही दें by diversifying your investments areas so that if one plan is getting affected, rest of them are safe. Okay. चलिए. Next we have capital asset pricing model. Capital asset pricing model is basically, so basically this tells you that basically the expected return an investor should earn from an investment based on its risk. ठीक है. तो capital asset pricing model आपको ये बताता है कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है आप उसमें कितना रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं along with the risk factor involved in it. ठीक है. तो if I take more risk, how much extra return should I get? Okay, basically this is what this thing tells you. ठीक है. So here RI is equals to expected return on security, whatever you're investing उसमें जो भी आपका expected return है that is RI. RF is your risk free rate. ठीक है. RM is your expected market return and beta here is your sensitivity of stock to market changes. ठीक है. So basically this will help you out to calculate how much return you can expect for
having or experiencing or investing with these much of risk into the market. Okay, I hope you understood this concept well. I think all these things makes, puts a lot of questions like which are like very difficult in examination, which are actually very easy when you look into it, like once you know the inner thing behind it. Like basically अगर मैं आपको फिर से समझाना चाहूँ तो every investment has two types of return. One is risk free return, ठीक है, the return you get without taking any risk like government bonds etc, ठीक है, and another are like risk premium, extra return for taking extra risk, right? So the more risky an investment is, the higher return investor will expect, ठीक है. सो CAPM हेल्प्स टू कैलकुलेट दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, कि आप जो आपका सेफ रिटर्न ले रहे हो उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिस्की वे में जाते हैं और थोड़ा और एक्स्ट्रा जो आप रिस्क बेयर करते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनली और कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज योर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ओके, आई होप इट्स क्लियर विद यू नाउ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Yeah. So next we have asset securitization. Asset securitization is a financial process where liquid assets are converted into marketable securities. मतलब आप अपने assets को marketable securities में exchange कर देते हैं so that जो आपका liquid asset है that could be put into best use and also it is getting secured rather than just lying here and there. ठीक है. So the process of doing is, first of all, the first thing is originator. Basically originator holds financial assets. For example, अगर आपके पास कुछ भी like gold है या कुछ भी है, छोटा मोटा लिक्विड एसिड है, तो आप ओरिजिनेटर हैं, आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं कुछ, ठीक है. देन यू विल डू देन देयर स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, विच इज बेसिकली परचेजेस एसेट्स फ्रॉम ओरिजिनेटर, ठीक है. तो ये ओरिजिनेटर से एसेट को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं. देन इशू ऑफ सिक्योरिटीज. इशू ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स SPV issues security. This person who has purchased the asset of originator will issue a security, that is your asset backed security, because he has your asset to investor, ठीक है. Now cash flow collected from borrowers pass to investor, ठीक है. तो जो उन्होंने borrower से लिया है cash flow वो investor को जाके दे देंगे. ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ओरिजिनेटर है, उसके पास कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो SPV जो है वो उसका एसेट लेगा, ठीक है, और वो किसी और को लेंड कर देगा या लोन में दे देगा, और जिसके पास से उसने एसेट उठाया है वो उसको एक सर्टिफिकेट देगा विच इज़ योर एसेट बैक सिक्योरिटीज, ठीक है. अब जिससे उन्होंने एसेट्स लिए हैं और जिनको उन्होंने पैसे लेंड किए उसके बीच में कुछ मार्जिनल डिफरेंस होगा टू अर्न द इंटरेस्ट, ठीक है, और वो ओरिजिनेटर को जाके पैसा देंगे बिकॉज दे हैव बोरोड और बॉट द एसेट, ठीक है, और सिक्योरिटी का पैसा देंगे और जिनको उन्होंने लेंड किया उनसे पैसे कलेक्ट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द होल प्रोसेस ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन. या Next we have the advantages. So advantages are basically it improves liquidity. So whatever like asset you had lying around you, give you some little extra cash, then reduces risk exposure, then diversifies funding resources. Like obviously it just gives you one more way from where you can generate your funds, then frees up capital for new lending, ठीक है. And then risk are also there could be credit risk, what if the asset didn't came back, or repayment risk, or prepayment risk actually, ठीक है. And legal and regularity challenges, ठीक है. For example, mortgage backed securities, auto loan securitization, credit card receivables, all of these things are asset securitization. Okay, yeah. Up next we have international monetary system, ठीक है. So international monetary system is basically दुनिया का वो सिस्टम जिससे कंट्रीज अपनी करेंसीज का एक्सचेंज, पेमेंट, सेटलमेंट्स और इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हैंडल करती हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कि अभी मतलब पहले से लेके और आज तक में कितना एवोल्यूशन हुआ है और कितना चेंज आया है सिस्टम में, ठीक है. तो फर्स्ट वी हैव गोल्ड स्टैंडर्ड दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन 1870s टू 1914, ठीक है. हर कंट्री की करेंसी गोल्ड से लिंक होती थी, मतलब करेंसी की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू फिक्स्ड गोल्ड क्वांटिटी, ठीक है. तो एक्सचेंज रेट्स बहुत स्टेबल थे क्योंकि गोल्ड की वैल्यू स्टेबल होती थी, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो इकोनॉमिक शॉक्स हैंडल करना मुश्किल था, ठीक है. तो अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड को रिकॉल करना चाहते हैं तो गोल्ड बेसिकली लेड टू फिक्स रेट, ठीक है, विच बेसिकली गेव स्टेबल बट रिजिड एक्सचेंज. ओके,
चलिए नेक्स्ट वी हैव ब्रेटन वुड सिस्टम दैट existed between 1944 to 1971. अभी what was it we'll see. वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया सिस्टम बना बेसिकली, ठीक है। तो इसके फीचर्स थे कि यूएस डॉलर गोल्ड से लिंक था, ठीक है, विच वाज अराउंड $35 पर आउंसेस, ठीक है। और बाकी कंट्रीज की करेंसीज यूएसडी से पेग्ड थी, पेग्ड मतलब फिक्स्ड थी, ठीक है। तो मतलब अगर यूएसडी स्टेबल है तो दुनिया स्टेबल है, लेकिन अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आया तो रेस्ट ऑफ द करेंसीज आर ऑल्सो फ्लक्चुएटेड, ठीक है। अब इसी अग्रीमेंट से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रिएट हुए थे, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब इफ यू वांट टू रिकॉल इट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूएसडी व्हिच वाज एक्टिंग एज एन एंकर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अटैच्ड टू, ठीक है। नाउ वी हैव पोस्ट ब्रेटन वुड्स, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बेसिकली 1971 के बाद ब्रेटन वुड्स जो है वो कोलैप्स हो गया फिर, क्योंकि थिंग्स वर नॉट वर्किंग द वे इट वाज मेंट टू व्हेन इट इज प्रायरली सेट दैट वे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, करेंसी मार्केट फोर्सेस बेसिकली डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती हैं, ना कि फिक्स रेट से। अभी हमने यहाँ पे जो अब दोबारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाया, तो हम यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात करने लगे रादर देन फिक्सिंग वन पर्टिकुलर रेट ऑन एनी कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, पर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा आ गई, मतलब रुपी डॉलर यूरो सब मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग हियर। तो फ्री मार्केट तो हुआ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दोनों हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आया इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो बेसिकली ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन मेंटेन करता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, और बेसिकली लोन टू सेव कंट्रीज, ठीक है। अगर इजीली इसको याद रखना चाहें तो आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड का फाइनेंशियल डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो आईबीआरडी के बाद और थ्रू और टुगेदर वाज क्रिएटेड। इट वाज बेसिकली इंडस्ट्रियल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दैट वाज टर्न्ड इनटू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक को जो है वो क्रिएट किया गया था। डेवलपिंग कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करता है, ठीक है। एंड देन फर्दर वी हैव बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स का बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनका जो बैंक है, दैट इज योर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेट होती है और वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, ठीक है, थ्रू दीज बैंक्स। Okay, I hope you understood this international monetary system, like the entire timeline, how we have came all the way from gold standards to IMF, World Bank, and BIS. Okay, yeah. Next we have foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट वो सिस्टम होता है जहां डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी बाय और सेल होती है, ठीक है। इस मार्केट से एक्सचेंज रेट्स डिसाइड होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्मूथ होता है, ठीक है। ये वो मार्केट है जहां डॉलर्स, यूरोज, येन, रुपीज सब एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, सिंपली। So the foreign exchange or forex market is a system through which currencies of different countries are bought and sold. Okay. Now looking towards the function of foreign exchange market. So first is your transfer function, ठीक है। ये countries के बीच purchasing power transfer करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया और यूएस में जो पेमेंट ट्रांसफर होता है, that happens because of the existence of forex market. Then we have credit function, मतलब importers और exporters जो होते हैं mainly, ठीक है, उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी देता है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, ठीक है। देन वी हैव हेजिंग फंक्शन, अगर करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो रहा हो तो ये रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, डॉलर प्राइस बढ़ जाए तो लॉस ना हो, इसलिए आपको हेज करके या प्रोटेक्ट करके रखते हैं सो दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड ट्रांसफर मनी सिक्योरली, ठीक है। देन वी हैव स्पेक्यूलेशन, मतलब ट्रेडर्स करेंसी को फ्यूचर प्राइस चेंज को गेस करके बाय सेल करते हैं ताकि प्रॉफिट्स कमा सकें, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ओके, traders buy or sell currencies for profit based on expected movements. Okay, next we have participant, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं
इस मार्केट में। तो फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक, सेकेंड इज सेंट्रल बैंक्स, थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, fourth are your corporations, basically importers or exporters, and lastly we have speculators or arbitrators, ठीक है। तो ये सारे लोग करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो पहला है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, ठीक है। देन वी हैव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो मार्केट की डिमांड या सप्लाई से डिसाइड होता है, ठीक है, और रेट जो है वो डेली चेंज होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव मैनेज फ्लोटिंग, मतलब डर्टी फ्लोट, ठीक है, इसको डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं, बिकॉज मार्केट रेट जो है वो हियर इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ओके। सॉरी, मैनेज फ्लोटिंग इज योर मार्केट डिटरमाइंड विद सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, ओके, जहाँ पे सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरवेन करता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज डर्टिंग फ्लोट, और दैट इज मैनेज फ्लोटिंग, ओके। देन यू हैव स्पॉट रेट। स्पॉट रेट इज बेसिकली करंट एक्सचेंज रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी, मतलब इमीडिएटली डिलीवरी के लिए एक्सचेंज रेट, सेम डे और 2 डे सेटलमेंट के लिए जो रेट होता है, दैट इज योर स्पॉट रेट। देन यू हैव फॉरवर्ड रेट, मतलब फ्यूचर डेट के लिए पहले से डिसाइड किया हुआ रेट, ठीक है, और ये रेट जो है वो लॉक्ड होता है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। पहले बात तो फ्यूचर डिसीजन के लिए प्लस लॉक्ड, ओके, सो दैट टू थिंग्स टुगेदर इज फॉरवर्ड रेट, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। या Up next we have exchange rate risk and hedging techniques. So exchange rate risk means the risk that a firm's value or cash flows will change due to fluctuation in exchange rate. मतलब ऐसा risk जो basically cash flow को लेके होता है, क्योंकि जब आप transaction कर रहे हैं तो आपको फ्लक्चुएशन की वजह से, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से फर्म को कोई लॉस ना हो, दैट रिस्क इज नोन एज एक्सचेंज रेट रिस्क। पहला है आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो बेसिकली दिस अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी, मतलब जब आप कैश फ्लो करते हैं फॉरेन करेंसी के बीच में, ठीक है, तो उसके बीच में अगर कोई भी थिंग्स गोज अप एंड डाउन, दैट इज योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। मतलब एग्जांपल, अ यूएस एक्सपोर्टर वेटिंग फॉर पेमेंट इन यूरोस फेसेस रिस्क इफ यूरो डेप्रिशिएट, मतलब कि एक्सपोर्टर है वो पेमेंट का इंतजार कर रहा है यूरोज में, लेकिन अगर यूरोज जो है वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं तो ही विल इवेंचुअली बेयर अ लॉस, ठीक है। फिर है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, मतलब दिस अराइजेस व्हेन फॉरेन सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड टू होम करेंसी, मतलब जब आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से कोई लॉस ना हो। जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बैंकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर फॉरेन सब्सिडरीज अपनी कंट्री में लाके एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन होते हैं एक्सचेंज रेट में, तो आपको वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर या फिर ट्रांसलेशन रिस्क होता है आपके लिए वो, ठीक है। देन यू हैव इकोनॉमिक एक्सपोजर, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन फर्म्स मार्केट वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, मतलब आपकी फर्म की वैल्यू पे जो लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज योर इकोनॉमिक एक्सपोजर, ठीक है, and that also includes competitiveness, okay। So I hope you understood this। transaction मतलब पैसे लेने देने के टाइम पे फ्लक्चुएशन हो जाए, ट्रांसलेशन मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कराने के टाइम पे जो है फ्लक्चुएशन हो जाए, और इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली इज when there's a certain kind of exchange rate long term impact could be seen on your firm's market value, that is your economic risk, okay। या नेक्स्ट वी हैव हेजिंग टेक्निक्स। तो हेजिंग टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि आप ये जो सारे रिस्क हैं उनको कैसे हेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहला है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अग्रीमेंट टू बाय या सेल करेंसी एट अ फिक्स रेट इन फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि आप इतने पैसे में फ्यूचर में जो है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल या बाय करेंगे, और वो चीज़ जो है दैट इज योर लॉग्ड, लाइक सिंपल एंड वाइडली यूज होता है ये, क्योंकि इससे जो है लोगों को ट्रेड करने के लिए थोड़ा सेफ्टी फील होता है, ठीक है। देन यू हैव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को और स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देन यू हैव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब दिस गिव्स राइट लाइक नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय or सेल करेंसी एट अ स्पेसिफिक रेट और स्ट्राइक प्राइस। बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है कि या सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो एक तरीके का प्रीमियम पे करता है जिससे रिस्क अवॉइड किया जा सके, मतलब बाय या सेल करने का राइट लो पर कंपल्शन मत रखना, मतलब यू कैन बाय द राइट्स टू बाय और सेल
इनटू दिस पर्टिकुलर करेंसी। यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, मतलब आपको राइट मिलता है बाय करने का, और एक पुट ऑप्शन होता है, आपको राइट मिलता है सेल करने का। ठीक है, तो राइट मिलता है लेकिन कंपल्शन नहीं होता। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव मनी मार्केट हेज। तो मनी मार्केट हेज क्या होता है, इसमें कंपनी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड लोन या डिपॉजिट क्रिएट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोरोइंग और लेंडिंग का यूज करके रिस्क कवर किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली यूजिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिपॉजिट ओवर लोन टू ऑफसेट करेंसी रिस्क। ठीक है, बेसिकली डॉलर फ्यूचर में अगर आपको चाहिए तो आज ही लोन लो, फिर उसको कन्वर्ट करो और इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो बेसिकली लोन्स और डिपॉजिट यूज करके रिस्क से बचना, दैट इज योर मनी मार्केट हेज। फिर हमारे पास होता है एक नेचुरल हेज या फिर ऑपरेशनल हेज। बेसिकली दिस इज मैचिंग फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन सेम करेंसी। मतलब कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ही रिस्क मैनेज कर लेती है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करना। ठीक है, सेम करेंसी में रेवेन्यू और उसी में एक्सपेंसेस रखना। ठीक है, तो बिजनेस को इस तरह मैनेज करो कि रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्वैप अग्रीमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, टू पार्टीज करेंसीज एक्सचेंज करते हैं एक टाइम पीरियड तक। ठीक है, बाद में फिर से स्वैप बैक कर लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क दोनों कम होते हैं। सिंपली बोलूँ तो करेंसी एक्सचेंज करके इंटरेस्ट और जो भी आपका फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके रिस्क से बचते हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विथ रिवर्स ट्रांजैक्शन लेटर, मतलब एक टाइम तक एक दूसरे को ये मनी देंगे और इसको वो मनी देंगे, और लेटर वो जो है अपना जो भी करेंसी से पेमेंट किया हुआ है एक दूसरे को उसको स्वैप कर लेंगे। ठीक है, या करेंसीज एक्सचेंज करके अपना रिस्क कम करेंगे इन फ्यूचर, सो दैट इज योर करेंसी स्वैप। या Next, we have international financial markets and instrument. International financial market facilitates borrowing and investment across countries. They provide instrument for raising capital globally. मतलब ऐसे financial market जो internationally exist करते हैं, जो as a firm, as a business owner आपको allow करते हैं कि आप borrow कर सकें और invest कर सकें across various countries. ठीक है, और ये basically आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप कैपिटल जो है वो ग्लोबल लेवल पे जाके अपना कैपिटल जो है वो रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका यूरो करेंसी मार्केट, मतलब मार्केट फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन इन फॉरेन करेंसी हेल्ड आउटसाइड देयर होम कंट्री। ठीक है, तो यूएस डॉलर डिपॉजिट जो है, यूएस डॉलर डिपॉजिट इन लंदन इज यूरो डॉलर्स। ठीक है, तो यूरो करेंसी मार्केट जो है वो बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो डिपॉजिट है लोन के वो फॉरेन करेंसी में होते हैं लेकिन आउटसाइड देयर ओन कंट्री। ठीक है, अभी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम होते हैं और इंटर बैंकिंग मार्केट्स होते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि यहाँ पे आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं, ये लेस रेगुलेटेड होते हैं, और यहाँ से आप ग्लोबल फंड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो दिस इज इशूड बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स मेनली यूरोप। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडियन कंपनी इशू करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स में होते हैं, स्पेशली यूरोप साइड। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर्स डोमिनेटेड एंड फॉरेन करेंसी। मतलब ये जो है वो कंपनी के शेयर को मतलब ये रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी के शेयर में ओनरशिप जो है वो कितनी डोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी से। ठीक है, यूजुअली यूएस डॉलर में ये होता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, दीज आर ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, एग्जाम्पल लंदन या ल्यूक्सेमबर्ग में, एंड दिस फैसिलिटीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। इससे हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आता है, एंड डिविडेंड्स पेड इन फॉरेन करेंसी, और डिविडेंड्स जो है हमको इन्वेस्टर्स को फॉरेन करेंसी में ही पे करना होता है। या नेक्स्ट वी हैव अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, दिस इज इशूड बाय नॉन यूएस कंपनीज एंड ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो नॉन यूएस कंपनीज होती हैं ये वो इशू करती हैं, और ये जो है ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। दिस रिप्रेजेंट शेयर्स हेल्ड बाय यूएस डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, and the differences from GDRs are ADRs traded in US markets and regulated by SEC. SEC is basically US stock exchange. ठीक है,
तो ADRs जो हैं वो सिर्फ US मार्केट में ही ट्रेड होते हैं, लेकिन GDRs जो हैं वो यूरोप और एशियन मार्केट्स और बेसिकली बाकी इंटरनेशनल जगह पे एक्सेप्ट अमेरिका वहाँ पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब कुछ और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इशूइंग करेंसी, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो करेंसी में अलग होते हैं एक्सेप्ट ऑफ द इशूइंग कंट्री, मतलब इशूइंग कंट्री के अलावा बाकी सारी जो करेंसीज हैं उसमें डोमिनेटेड होते हैं वो बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके फॉरेन बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड इन दैट कंट्रीज करेंसी, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी इशू करती है जो कि उनकी करेंसी से ही डोमिनेटेड होते हैं, जैसे जापान में समुराई बॉन्ड होता है, इवन इंडिया का भी है मसाला बॉन्ड, एंड आई थिंक HDFC वाज द वन टू डू दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल मार्केट्स। फिर हमारे पास है ग्लोबल बॉन्ड्स इशूड साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल मार्केट्स, ऐसे बॉन्ड्स जो ग्लोबली जो है बहुत अलग अलग मार्केट में इशू हो सकते हैं। Then we have international arbitrage. Arbitrage refers to simultaneous buying and selling of currency or assets in different market to profit from price differences. ठीक है, मतलब basically the same thing we do in our national boundaries through our stock exchange, वही सेम चीज़ जब इंटरनेशनली होती है जहाँ पे लोग अपने assets को बाय या सेल करते हैं इंटरनेशनली साइमल्टेनियसली टू मेक प्रॉफिट इन डिफरेंस, मतलब अगर आपने $100 का खरीदा और 120 का बेचा तो वही $20 जो है आपका प्रॉफिट होएगा, दिस इज आर्बिट्रेज, ओके। अब टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेज देखेंगे, पहला आपका लोकेशनल आर्बिट्रेज, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। कोटाज एट डिफरेंट लोकेशन या बैंक, आपके पास कुछ कोटाज होंगे डिफरेंट लोकेशन या फिर बैंक में जहाँ पे आप प्रॉफिट जो है वो एक्सचेंज रेट से बनाएंगे, ठीक है। देन यू हैव ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, मतलब एक्सप्लॉइटिंग डिस्क्रिपेंसीज अमंग थ्री करेंसीज, मतलब बेसिकली आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं कि आप USD, ठीक है, देन ग्लोबल बॉन्ड्स, देन यूरो बॉन्ड्स, आप सबको इनके बीच में ट्रेड कर रहे हैं जिससे कि आप जो नॉन अलाइंड रेट है इनको क्रॉस रेट करके अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो सेम बॉन्ड या सेम एसेट की प्राइस तीनों जगह अलग अलग होगी, सो फ्रॉम वेर एवर इट इज चीपर यू विल कीप ऑन सेलिंग to where it is highest, and then you're going to make the profit in the loopholes of all these international asset uh, international assets available to you to buy or sell, ठीक है, into all these mediums, ठीक है। then covered interest arbitrage, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन कंट्रीज आफ्टर कवरिंग एक्सचेंज रेट रिस्क यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ऐसे प्रॉफिट बनाना जो आपको इंटरेस्ट रेट दो कंट्रीज के बीच में जो डिफर कर रहा है उसके बीच में से प्रॉफिट बनाना, और आप अपना एक्सचेंज रेट भी जो है वो उसको कवर करते हुए चल रहे हैं यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, so this is your covered interest arbitrage, obviously you're making the profit from difference only, but here your exchange is also covered, risk covered through forward contracts etc, ठीक है। so your interest is covered and this hence this arbitrage is known as covered because your risk is kind of hedged using forward contracts, okay। Next we have multinational capital budgeting, ठीक है, it involves evaluating long term investment project by multinational corporation in different countries, मतलब multinational capital budgeting मतलब doing the capital budgeting for MNCs, ठीक है, because they are spread into different countries, so the approach is kind of different, okay। it includes estimating future cash flow, exchange rate effects, taxation and risk for decision making, obviously the same thing but at different level because they have to cover various sites, location, areas and departments, okay। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं, कैश फ्लो इन मल्टीपल करेंसीज, क्योंकि MNC है दैट इज सिचुएटेड इन डिफरेंट एरियाज, सो दे गोना हैव कैश फ्लो इन मल्टीपल करेंसी। देन कंट्री स्पेसिफिक टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन रेट, आपको हर कंट्री का स्पेसिफिकली टैक्स या इन्फ्लेशन रेट जो है वो जाके पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा। देन पॉलिटिकल एंड एक्सचेंज रेट रिस्क इज एवरीवेयर बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Then repatriation and restrictions on profit depends on how much you're restricted, according to the geographical dimensions and political and legal laws everywhere the company is situated, okay। so that is multinational capital budgeting for you people,
And lastly, we have steps in multinational capital budgeting. The first is estimate project cash flow. मतलब आप local currency जो है उसमें देखिए कि inflow outflow कितना आ रहा है. Then forecast exchange rate. Basically इसका मतलब ये है कि अगर एक MNC है और वो हर जगह से ऑपरेट कर रही है तो वो शायद वहाँ जाके ज़्यादा काम करे जहाँ टैक्स नहीं लग रहा हो, वहाँ जाके टैक्स पे करे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स कम पे होते हो, वहाँ जाके अपनी करेंसीज कन्वर्ट करे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम चार्जेस लगे और वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे. ठीक है, तो वो पहले तो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो एस्टिमेट करेंगे लोकल करेंसी में, फिर उसको फोरकास्ट करेंगे एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस दे आर सिचुएटेड इन. ठीक है, देन दे विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो they'll do this. ठीक है, adjust for country risk and inflation everywhere wherever they're situated. Then they'll evaluate using techniques whatever the same thing we have discussed earlier, NPV and IRR. ठीक है, then they'll consider risk adjustments. मतलब they'll do sensitivity analysis, scenario analysis, risk adjustment, discount rate, etc. for every place they are situated in. Then special issues in MNC's budgeting. जो उनके पास ये these are the 5 things they are supposed to follow to do capital budgeting in a MNC. There are also certain issues in MNC budgeting. First is transfer price between subsidiaries. Obviously, transfer price is very fluctuating and differs between the holding and the subsidiary firms. Then there's exchange control regulation. Like it has to be regulated to do the transaction within like intra firm properly. Then there's political instability and expropriation risk. Obviously, like you are too much exposed to various location which enhances your political instability and various other kind of risk. And then tax treaties and double taxation avoidance. You have to really maintain this thing up, like all the tax treaties and double taxation avoidance. Like you entering into any country which doesn't allows DTA or anything like that will put you into a phase where you are supposed to like pay the same tax twice to different countries according to their laws and regulations. So that has to be studied before you take any capital budgeting decision. Okay, so here we're done with the unit 4 of UGC net examination, the coming one. अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि we have missed certain topics or anything which is lessly explained, or I can put more focus into any particular thing, please feel free to comment. It will help me to you know add things to you. It will help me to provide you better lectures, and it will help me to come up with better things for you people for examination point of view, and it will also motivate me a lot to bring more such lecture videos for you. Thank you so much for watching till the end. I hope it was meaningful to you and gave some insight to prepare for your examination well. All the very best for your upcoming examination, and I hope you clear it this time. Thank you so much for watching. हाँ जी दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग टू माय चैनल. इट विल हेल्प मी अ लॉट. एंड ऑल्सो आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक्स ऑन कमेंट सेक्शन. आपको जो भी लगता है आई एम सपोज टू इम्प्रूव, please feel free to write so that I can come up with better videos, better lectures for all of you to clear your UGC NET examination. All the best from my side. Thank you so much.